हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने सामाजिक अध्ययन का लेक्चर स्टार्ट किया है। तो आज ये क्लास नंबर 11 है सामाजिक अध्ययन में। तो आपको पता है ये 5वां प्रश्न पत्र में आपका 50 नंबर का होता है। तो जो भी डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्लास यहाँ पे चलता है, नोटिफिकेशन भी वहीं से आपको मिलेगा जो भी होगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ का प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, मॉडल पेपर, प्रश्न पत्र और जो भी संपूर्ण हल सहित आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो प्रश्न क्या है देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, अच्छे नागरिक के 4 गुण बताइए। ठीक है, तो अच्छे सिविलियन के गुण बताना है आपको। तो पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण में व्यक्तिगत स्तर पर योगदान दे। तो अच्छा नागरिक वही है देश का जो पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण में क्या करे, व्यक्तिगत तौर पे क्या करे, योगदान दे। पेड़ लगाए तथा वृक्षों का संरक्षण करे। जल एवं बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी न करे। ठीक है, जल एवं बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी न करे। जो बहुत लोग वैसे खुले फैन छोड़ देते हैं, या वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो भी यंत्र हैं उन्हें चला के छोड़ देते हैं, तो ये सब बर्बादी है संसाधनों की। तो ऐसा ना करें, एक अच्छे नागरिक बनें। तो ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं तथा कूड़ा करकट इधर उधर फैलाकर प्रदूषण न फैलाएं, और प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दें। तो ये एक अच्छे नागरिक का गुण होता है। प्रत्येक स्थान पर स्वच्छता का ध्यान रखें और कोई भी कूड़ा सदैव डस्टबिन में डालें। पान मसाला और गुटखा खाकर इधर उधर न थूकें। ठीक है, ये आपको अच्छे नागरिक बनना है। प्रश्न तीसरा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को न तो नुकसान पहुंचाएं और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने दें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है एक अच्छे नागरिक की। यानी कि ये नहीं कि सार्वजनिक चीज़ है तो उसे वैसे ही नष्ट होने के लिए छोड़ दें, बल्कि उसे संरक्षण प्रदान करवाएं। अपने से नहीं होता है तो आप शासन का हेल्प लें। अपने बच्चों को राष्ट्र का योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाएं, क्योंकि बच्चे क्या है, राष्ट्र के भविष्य हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, जैव मंडल क्या है। तो देखिए जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ समस्त प्रकार का जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो जैव मंडल उसे कहते हैं जहाँ पे पृथ्वी पे जो भी घटनाएं हो रही हैं, जीवन लाइफ स्टार्ट हो रही है, वो आपके जैव मंडल के अंतर्गत आएगा। पृथ्वी में 3 परिमंडल पाए जाते हैं। ठीक है, पहला स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल। एक स्थल होता है जहाँ पे हम और आप रहते हैं। ठीक है, वायुमंडल आपका पता ही है जहाँ पे विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जलमंडल आपको पता है, जैसे समुद्र, सागर, नदियाँ, झरने, झील। ठीक है, तो आपके क्या हो गए, स्थल, वायु और जलमंडल। 3 मंडल हो गए आपके, पृथ्वी के 3 परिमंडल हो गए। तो जैव मंडल की परत अत्यंत पतली लेकिन अत्यंत जटिल संरचना है। किसी भी प्रकार का जीवन इसी भाग में संभव है। तो जैव मंडल में ही जीवन संभव होता है। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में इसी प्रकार के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपके पास फैक्ट्स और नॉलेज है तो। प्रश्न नंबर 11 क्या है, मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। तो आपको पता है जो मानचित्र चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानचित्र में नदी और कुओं को कैसे दर्शाते हैं, सांकेतिक बताइए। तो रेलवे लाइन देखिए आपको रेलवे पटरी ऐसे दर्शाया गया है, तो रेलवे लाइन रहेगा तो ये आपको ऐसे संकेत। नदी देखिए ऐसे बह रही है। ठीक है, धारा प्रवाह के माध्यम से दिखाया गया है। नहर देखिए, चूँकि नहर क्या होती है, सकरी होती है, पतली होती है, और देखिए ये नहर से रास्ता भी जा रहा है। तालाब देखिए क्या होता है, तालाब एक जगह क्या होता है, एक फिक्स रेशियो में क्या होता है, उसका त्रिज्या एक फिक्स त्रिज्या वाला क्या होता है, वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार में रहता है। ये देखिए तालाब, तो ये तालाब का चिन्ह हो जाएगा। कुआं देखिए ऐसे ज़मीन में खोदा जाता है, देखिए ऐसे, तो इसकी कुआं एक ये दीवार हो जाएगा दोनों साइड का, और ये बीच में हो जाएगा, तो आपका कुआं का चिन्ह है। पुल क्या होता है,
देखिए ये पुल है, देखिए पुल ऐसे है, ठीक है, ये पुल वाला है। कब्रिस्तान देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफनाया गया, तो ये आपका कब्रिस्तान हो जाएगा। तो ये सब प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड, यानी कि समानांतर क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, और जो आपकी ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं ग्लोब पे, काल्पनिक रेखाएं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा के माध्यम से डेट और टाइम को निर्धारित किया जाता है। तो कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती है, इन्हें देशांतर या लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। तो देखिए कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो क्या कर रही हैं, दोनों ध्रुवों को मिला रही हैं। तो यही तो दो ध्रुव हो जाए आपके, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ये साउथ हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती है। देखिए ये एक अर्धवृत्ताकार ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अर्धवृत्ताकार बनी हुई होती हैं, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार कुछ रेखाएं पूरब से पश्चिम, देखिए आपका ये ईस्ट है यानी कि पूरब, ये आपका पश्चिम, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम ये आप पड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है। एक होता है खड़ी रेखाएं, आपकी देशांतर रेखाएं हो गई, और पड़ी रेखाएं देखिए ये आपकी पड़ी रेखाएं हो गई, ठीक है। ये आपके अक्षांश हो जाएंगी, तो इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हीं रेखाओं की मदद से हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों को उचित स्थिति बता पाते हैं। किसके कारण, हम लोग अक्षांश रेखा के माध्यम से, अक्षांश बिंदु के माध्यम से हम लोग पृथ्वी पे कौन सा जगह, कौन सा स्थान वो कहाँ पे है, उसकी एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाया जाता है, जिसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा। जैसे आप अपने गांव के नक्शे में अपने खेत की स्थिति व सीमा को नक्शे पर बनी रेखाओं की मदद से जानते हैं। जो लेखपाल वगैरह लाते हैं मैप, उसमें क्या होता है, उसमें आपका अंकित होता है, जो भी आपके नक्शा होता है उसमें जो भी स्थिति होता है वो उसमें कुछ पैमाना के हिसाब से रहता है। अगर ग्लोब और मानचित्र पर ये रेखाएं न बनाई जाएं तो हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों की सही स्थिति नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएंगी, भ्रांतियां हो जाएंगी। इसीलिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं वैज्ञानिकों ने बना दिया है अपनी सुविधा के अनुसार। प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। देखिए ये प्रश्न 2018-2023 में पूछा है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, तो मौर्य साम्राज्य का विभाजन, मौर्य साम्राज्य दो भागों पूर्व तथा पश्चिम में बट गया, इससे साम्राज्य कमजोर हो गया। दूसरा, कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक है, आपको पता है कमजोर उत्तराधिकारी रहेगा तो शासन नहीं चलेगा। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसमें राजा की कुशलता पर साम्राज्य की नींव रखी थी, और कमजोर उत्तराधिकारी मिल गया। अशोक का उत्तरदायित्व तो भी क्या था, मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण था। तो पहला आपका हो गया मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया, कमजोर उत्तराधिकारी, उसके बाद अशोक का उत्तरदायित्व। तो अशोक ने हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, अतः अहिंसा की नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस टाइम अहिंसा वाले नहीं थे, सब हिंसा की नीति अपनाते थे। और अशोक क्या किया था, अहिंसा की नीति अपनाना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए इसका एक कारण ये भी माना जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन का। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए चौथा पॉइंट क्या है मौर्य साम्राज्य के पतन का, पशु बलि तथा यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने से ब्राह्मणों की आय प्रभावित हुई थी, फलतः उन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। एक ये भी माना जाता है कि पशु बलि और यज्ञों पर क्या हुआ था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ब्राह्मण जो थे वो उनके आय में प्रभावित हुई थी, तो वो गुस्सा करके अपना विद्रोह कर दिए थे। इससे मौर्य साम्राज्य का पतन का ये भी एक कारण माना जाता है। मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव के कारण भी राष्ट्र का पतन हुआ था। तो मौर्य अर्थव्यवस्था के दबाव के कारण आपका राष्ट्र का पतन हुआ था। प्रश्न नंबर 14 क्या है, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए, यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं, लिखिए। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, भारत की जलवायु के बारे में जानते हैं।
तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी कि ऐसी जलवायु जो समय समय पर बदलती रहती है, जो मध्य एशिया में जाड़े एवं गर्मी के महीनों में उत्पन्न होने वाले असाधारण वायुदाब का प्रत्यक्ष परिणाम है। यानी कि हमारे भारत की जो जलवायु है वो मध्य एशिया है, ठीक है, जो मिडिल एशिया है, ठीक है, वो जिसे सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया का जो मिडिल एशिया है उसमें जो जाड़ा और गर्मी के जो महीने होते हैं, ठीक है, उसके में जो उत्पन्न होती हैं असाधारण वायुदाब, उसी के वजह से भारत की जलवायु चेंज होती रहती है। लगभग संपूर्ण भारत में मानसून की ऋतुलय इतनी सुस्पष्ट है कि जिसमें वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। मानसून पवनें वे हैं जो समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेती हैं। तो मानसूनी पवनें क्या हैं, जो जाड़ा गर्मी बरसात के समय अपने हिसाब से क्या करती हैं, दिशा चेंज कर लेती हैं वो हवाएं। इसी के फलस्वरूप ऋतुओं का चक्र चलता है, ठीक है। जैसे जैसे हवाएं, मानसूनी हवाएं अपनी दिशा और दशा चेंज करती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ऋतु का चक्र बदलता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये ऋतु में चेंजेस होते रहते हैं। सामान्यतः भारत में 6 माह तक समुद्री एवं 6 माह तक स्थलीय पवनें चलती हैं। यानी कि भारत में एक माना जाता है कि 6 महीने तक समुद्री हवाएं, ठीक है, और 6 महीने तक स्थलीय हवाएं चलती हैं। मानसूनी विभिन्नता के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए उन 4 ऋतुओं में किन्हें विभक्त, कौन से ऋतु हो जाएंगे, तो उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतुएं क्या हो जाएंगी, देखिए उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतुएं, तो शीत ऋतु को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून। यह ऋतु शीत ऋतु यानी कि ठंडी वाली, तो यह ऋतु दिसंबर से प्रारंभ होती है तथा फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है, ठीक है। जनवरी में केरल एवं दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्रों में तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस ऋतु में विशेषकर स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान एवं आर्द्रता, मंद समीर यानी कि मंद हवा और वर्षा रहित सुहावना मौसम होता है। यानी कि शीत ऋतु में आपका विशेषकर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है और इस टाइम आकाश क्या होता है, साफ़ सुथरा और निम्न तापमान, बहुत कम टेम्परेचर के साथ उसके आर्द्रता और धीमी धीमी हवाएं चलती हैं और वर्षा नहीं होती हैं। इस मौसम में भूमध्य सागर क्षेत्रों से उत्पन्न विक्षोभों से आने से उत्तरी भारत में हल्की वर्षा होती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर के क्षेत्रों से उत्पन्न विक्षोभ जब होता है तो उत्तर भारत में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में इन्हीं विक्षोभों के कारण कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात भी होता है तथा इन विक्षोभों के गुजर जाने के बाद प्रायः शीत लहरें आती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कहाँ क्या होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। सर्दियों की यह वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, जिस टाइम गेहूं बोया जाता है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, ग्रीष्म ऋतु। तो उत्तर पूर्वी मानसून में ग्रीष्म ऋतु देखिए, यह ऋतु मार्च से मई तक होती है। इन दोनों माह में उच्चतम तापमान निम्न स्थानों पर होता है। तो मार्च में देखिए 38 डिग्री सेल्सियस आपका दक्कन के पठार पे होता है। अप्रैल में 38 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक गुजरात और मध्य प्रदेश में आपका टेम्परेचर आता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में 48 सेंटीग्रेड तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए
ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। तो देखिए उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी कि इस एरिया में भाग में रहता है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि राजस्थान साइड की बात कर रहा है। इस प्रकार ऊंचे तापमान के कारण छोटा नागपुर से थार राजस्थान तक निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, यानी कि इतना टेम्परेचर रहता है कि वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है। इस क्षेत्र की चारों तरफ आर्द्र पवनें खींचती हैं, जिससे स्थानीय प्रबल तूफान उठते हैं। ठीक है, जब निम्न वायुदाब रहेगा तो इसके आसपास के एरिया में क्या होगा, नमी होगा, और नमी होगा तो क्या होगा, तो जहाँ पे कम वायुदाब है वहाँ पे तूफान लगता है उठने, जिनसे मूसलाधार वर्षा होती है और ओले गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ओले गिरते हैं। इस ऋतु में तापमान बढ़ने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ उत्तर की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है। ठीक है, एवं जुलाई में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। मानसून के आने से पहले महाराष्ट्र तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश में वर्षा होती है, जिसे मैंगो सावर कहा जाता है। ठीक है, तथा केरल में फूलों वाली बौछार एवं कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कही जाती है, क्योंकि इस वर्षा से कहवा उत्पन्न वाले क्षेत्रों में फूल खिलने लगते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में सायकालीन गरज के साथ जो वर्षा होती है उसे काल बैसाखी या बैसाख के महीने की विपत्ति, ठीक है, काल बैसाखी या बैसाख महीने की विपत्ति या नॉर वेस्टर के नाम से पुकारते हैं। तो आपका उत्तर पूर्वी मानसून में आपका शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में आ गया। अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसूनी ऋतुएं, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी ऋतुएं क्या हो जाएंगी, वर्षा ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आप वर्षा ऋतु में आ जाइए, आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। उत्तर पश्चिम के मैदानों पर ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न दाब क्षेत्र जन से सितंबर तक अधिक तेज हो जाता है, जनवरी से सितंबर तक अधिक तेज हो जाता है। इस कारण दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण और पूर्व सन्मार्गी पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर वृत्त की तरफ से विषुवत वृत्त की ओर मूलतः समुद्र के ऊपर चलती हैं, उत्तर भारत के इस निम्न दाब क्षेत्र को ओर आकर्षित हो जाती हैं। आर्द्रता से भरी पवनें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी के विशिष्ट आकार के कारण 3 भागों में बट जाती है, अरब सागरी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, तीसरा मलेशिया या दक्षिणी चीन सागर की शाखा। तो मानसून की अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर वहाँ भारी वर्षा करती है। ठीक है, तो जो अरब सागर की शाखा वाली होती है मानसून, वो पश्चिमी घाट से टकराकर, यानी कि ये आपका ईस्ट और आपका ये वेस्ट, यानी कि ये आपका जो भारत का मानचित्र है ये ऐसे, ये पश्चिमी घाट के साइड टकरा के खूब भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद दक्कन प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचकर बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। अरब सागर के मानसून की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र एवं कच्छ के तटों को पार कर पश्चिमी राजस्थान और अरावली के ऊपर से होकर पंजाब और हरियाणा में पहुंचता है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी, ठीक है, के मानसून से यहाँ मिलकर हिमालय में भारी वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के अराकन तट से टकराकर गारो और खासी के मुख्य मार्ग में प्रवेश करती है। इन वायु धाराओं के इस मार्ग में सोहरा, चेरापूंजी पुराना नाम के निकट मौसिनराम में 10,000 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। इस वर्षा की मुख्य विशेषता यह है कि पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती है त्यों-त्यों वर्षा की मात्रा घटती जाती है। कभी कभी निम्न दाब क्षेत्र का विस्तार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में हो जाता है, इससे वहाँ पूर्वी अवदाब का निर्माण होता है।
उत्पत्ति के बाद से अवदाब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। चूँकि मानसूनी गर्द अपने औसत स्थान से उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, इसके फलस्वरूप मानसूनी अवदाब का मार्ग भी परिवर्तित होता है। इससे वर्षा की मात्रा में उतार चढ़ाव आता है। इस प्रकार के अवदाबों की संख्या जून से लेकर सितंबर के मध्य प्रत्येक महीने 2 से 4 तक होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून के बारे में पढ़िए। उत्तर पूर्वी शाखा ज्यों-ज्यों पश्चिम की ओर बढ़ती है त्यों-त्यों वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र से दूर हटने पर भी वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है। मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से आता है, यानी कि 65% भाग क्या है, अरब सागर से आता है, जबकि केवल 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। तो इस प्रकार आपका ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो गया दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो दक्षिण पूर्वी मानसून में भी आपका 3 प्रकार का हो गया। पहला अरब सागरी शाखा से, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से जो बारिश होती है, और मलेशिया या दक्षिणी चीन सागर की शाखा से। ठीक है। मानसूनी परिवर्तन का काल देखिए, मानसून का परिवर्तन का समय क्या होता है। यह समय मध्य सितंबर, ठीक है, से आरंभ होकर नवंबर तक रहता है। अक्टूबर तक वर्षा की तीव्रता बिल्कुल कम हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून लौटना शुरू कर देता है। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून लौटना शुरू कर देता है और नवंबर तक भारत छोड़ देता है। मानसून के हट जाने से आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। इस समय भूमि के जलाक्रांत होने से आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है कि वह असहनीय हो जाती है। इसी को साधारणतः क्वार की उमस कहते हैं। ठीक है, कुगार की उमस कहते हैं। मानसून की लौटने के पश्चात उत्तर भारत में शीत और शुष्क मौसम शुरू हो जाता है। मानसून की क्रिया में बंगाल की खाड़ी पर तीव्र चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं, जो उत्पत्ति के बाद पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ये चक्रवात पूर्वी तट पर पर्याप्त वर्षा लाते हैं। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तटीय जिलों और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होती है। संपूर्ण वर्षा का 75% दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है, तो पूरे वर्षा का 75% दक्षिण पश्चिम मानसून और 10% आपका पूर्व मानसून पूर्व काल में, 13% आपका मानसून के उपरांत और 20% आपका शीतकालीन में होता है वर्षा। यानी कि सबसे कम वर्षा आपका कब होता है, आपका 10% मानसून पूर्व काल में। तो इस प्रकार आपका देखिए मानसून परिवर्तन का काल पढ़ लिया हमने, और दक्षिण पश्चिम मानसूनी ऋतु में आपका हो गया है। ठीक है, उसमें जो हो गया मैंने आपको 2 चीज़ बताया, वर्षा ऋतु और इसके पहले ये आपका मानसून परिवर्तन का काल। ठीक है, तो आपका वर्षा ऋतु में देखिए वर्षा ऋतु कैसे कैसे होती है, अरब सागरी मानसून के शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से और मलेशिया या दक्षिणी चीन सागर की शाखा से। और मैंने आपको बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में देखिए ये भी हो जाएगा, कितने डिग्री टेम्परेचर होता है, 48 डिग्री, ये सब सारी चीज़ें। शीत ऋतु हो गई, तो आपकी भारत की जलवायु के बारे में हमने पढ़ लिया। ऐसे पूरे भारत की जलवायु में वर्षा होती है, भारत में कहाँ कहाँ कब ठंडी, कब जाड़ा, कब गर्मी पड़ती है। प्रश्न नंबर 15 क्या है, गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है। ठीक है, गीजा का पिरामिड आश्चर्यजनक यानी कि क्यों वंडर्स माना जाता है, इसको क्यों आश्चर्य माना जाता है। तो पिरामिड देखिए क्या होता है, सिंधु वासियों की भांति ही मिस्रवासियों ने भी कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली थी। यानी कि आपको पता है जो सिंधु सभ्यता थी वो बहुत ही कलाकृति वाले व्यक्ति थे। ठीक है, मुहरे और छाप ये सारी चीज़ों के माध्यम से। तो मिस्रवासी भी क्या किए थे, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, वो बहुत प्रगति किए थे। तो मिस्री कारीगरों की सबसे आश्चर्यजनक कृतियाँ पिरामिड हैं। मिस्री कारीगरों यानी कि मिस्र के जो भी कारीगर थे उनकी सबसे आश्चर्यजनक कृतियाँ क्या है, पिरामिड हैं। पिरामिड पत्थरों के बने बहुत ऊंचे होते थे, जो सम्राटों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। यानी कि पिरामिड सम्राटों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। सबसे बड़ा पिरामिड गीजे का है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। तो चलिए देखते हैं गीजा के पिरामिड की विशेषताएं क्या हैं। तो जो गीजा का पिरामिड है वो 23 लाख ठोस पत्थरों के
23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन का है। ठीक है, इसका निर्माण 2650 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। यानी कि गीजा का पिरामिड का सबसे बड़ी विशेषता 23 लाख सॉलिड पत्थर थे। ठीक है, और वो उसमें से एक एक पत्थर आपका 2.5 टन का था। सेकंड विशेषता क्या हो जाएगी पिरामिड का, गीजा का, इसीलिए उसे आश्चर्य माना गया। तो इन्हीं कारणों से उसे आश्चर्य के श्रेणी में रखा गया। पिरामिड की ऊंचाई 146.61 मीटर है। तो पिरामिड की ऊंचाई कितनी है 146.61 मीटर है। और धरातल पर हर भुजा की लंबाई 230.2 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो पिरामिड है, ये मान लीजिए पिरामिड की ऊंचाई 146.61 है, लेकिन इसकी ये एक भुजा की लंबाई आपका कितना है 230.2, और ये भी आपका हो जाएगा 230.2। तो ऐसे, और ये जो ऊंचाई है आपका 146.61 है। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार इस पिरामिड को बनाने में लगभग 3 लाख आदमियों ने 20 वर्ष तक काम किया था। तो गीजा का पिरामिड के बारे में हेरोडोटस लिखते हैं कि उस पिरामिड को बनाने के लिए 3 लाख आदमियों ने 20 वर्ष तक काम किया था। चौथा आश्चर्य क्या है, पिरामिड के नीचे पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। इनमें से एक कमरे में सम्राट पेरओखास का शव रखा गया था। तो पिरामिड के नीचे बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं, उनमें से एक कमरे में वहाँ के मिस्र के सम्राट पेरओखास का शव रखा गया था। स्पेशली जो पिरामिड बनाया जाता था शवों को रखने के लिए। पिरामिड के ऊपरी भाग में नरसिंह स्फिंक्स की विशाल तथा भव्य मूर्ति बनी हुई है। यह पिरामिड प्राचीन संसार की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में माना जाता है। तो 7 वंडर्स में आपका ये श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 तक ख़त्म हो गया। आगे का जो वीडियो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।